जब इन्वायरमेंट जैसे सेंसिटिव इश्यूज पर बात होती है, सबसे पहले रिएक्शंस आते हैं, लेकिन रिएक्शंस के बीच एक चीज अक्सर मिस हो जाती है और वो होता है जजमेंट का मतलब। और जब बात इन्वायरमेंट और पब्लिक इंटरेस्ट की हो तो इंडिया जैसे देश में सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है सुप्रीम कोर्ट। अरावली खतरे में है, सरकार जंगल बेच रही है, पहाड़ों का सौदा हो चुका है। ये सिर्फ स्लोगन्स नहीं, नारे नहीं, ये पब्लिक का गुस्सा था। जब लोगों को समझ आया कि हजारों साल पुरानी अरावली को कागजों में खत्म कर दिया गया था, लोग चिल्लाए, अरावली तुम्हारे बाप की है क्या? 100 मीटर से छोटे पहाड़ पहाड़ नहीं होते क्या? सरकार हमारी हेरिटेज को बेच रही है माइनिंग माफियाज को। और जवाब केवल अग्रेशन, गुस्सा, स्लोगन्स, प्रोटेस्ट एंड रेज। लेकिन इस पूरे हंगामे में एक चीज सबसे ज्यादा इग्नोर हुई, सुप्रीम कोर्ट का असली वर्डिक्ट। लोगों ने सरकार को जम के ब्लेम किया, सरकार ने अपनी पॉलिसीज दिखाई, मीडिया ने नैरेटिव्स चलाए, लेकिन कोर्ट ने लाइन बाय लाइन क्या कहा ये किसी ने ध्यान से नहीं पढ़ा। ये वीडियो वही करेगा जो अब तक नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को वर्ड बाय वर्ड खोल के रखेगा, ना स्लोगन्स ना ओपिनियंस, सिर्फ जजमेंट, सिर्फ रिकॉर्ड। जब अरावली का वर्डिक्ट आया तो सबसे पहले रिएक्शन ये था, ये सब सरकार ने कराया है। लेकिन यहीं पर एक बेसिक सी चीज को समझना जरूरी है। इंडिया में पावर्स 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर रूल्स बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसे इम्प्लीमेंट करवाता है, और जुडिशरी इन दोनों से अलग और इंडिपेंडेंट होता है, जिसका काम होता है डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना और कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के थ्रू बताना कि दिस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज ओके टू गो और नॉट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द एपेक्स ऑफ दिस जुडिशरी। ये सरकार के अंडर काम नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट का काम पॉलिसी बनाना नहीं होता, उसका काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना। सरकार लॉज बनाती है, पर फाइनल चेक सुप्रीम कोर्ट करता है कि लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं और देश के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के खिलाफ तो नहीं जा रहा। इसलिए जब कोई ऑर्डर आता है तो वो गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं होता, वो कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट होता है। उस पर ना किसी मिनिस्टर का साइन होता है, ना कैबिनेट का अप्रूवल होता है। अब सवाल आता है कि इस अरावली केस में जजमेंट किसने दिया? अरावली केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर 2 अलग अलग बेंचेस के सामने आया। पहला केस था नवंबर 2025 में। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की मेन बेंच ने एक इम्पोर्टेंट जजमेंट दिया। इस बेंच की अगुवाई कर रहे थे जस्टिस BR गवई, जस्टिस KV चंद्रन, जस्टिस NV अंजरिया। इस जजमेंट में कोर्ट ने अरावली हिल्स और उसके रेंजेस के लिए एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन एक्सेप्ट की, जिसे पॉपुलरली 100 मीटर एलिवेशन रूल कहा गया। मतलब अरावली को लीगली डिफाइन करने के लिए एक हाइट बेस्ड क्राइटेरिया यूज किया गया। लेकिन इस जजमेंट के बाद देश भर में कंट्रोवर्सी शुरू हुई। सवाल उठे, फॉरेस्ट का स्टेटस क्या होगा, माइनिंग पर क्या असर पड़ेगा, और क्या अरावली का स्कोप लिमिट हो गया? दूसरा केस दिसंबर 2025 से जनवरी 2026। इस कंट्रोवर्सी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस ली, यानी कोर्ट ने खुद ये मामला उठाया। ये केस गया स्पेशल वेकेशन बेंच के पास। इस बेंच की अगुवाई कर रहे थे जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस JK महेश्वरी एंड जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मैश। 29 दिसंबर 2025 को इस बेंच ने एक बहुत क्रिटिकल ऑर्डर दिया। पहला, नवंबर के पहले जजमेंट पर स्टे लगा दिया, और दूसरा, एक हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया ताकि अरावली की डेफिनेशन, माइनिंग रेगुलेशन और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट साइंटिफिक और टेक्निकल रूप से एग्जामिन किए जा सके। इसका मतलब ये नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट को अपने ही जजमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करना था, बल्कि इसका मतलब ये था कि कोर्ट ने माना कि इशू सेंसिटिव है और इस पर ज्यादा एक्सपर्ट स्क्रूटिनिटी जरूरी है। तो अरावली केस में ना ही एक जजमेंट था, ना ही एक बेंच, बल्कि जुडिशियल प्रोसेस के 2 स्टेजेस थे। अब मन में ये सवाल आता है, कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या लिखा था और उसे ग्राउंड पर कैसे यूज किया गया? अरावली रेंज सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि अर्थ के सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन सिस्टम में से एक है, जिसका जन्म प्री कैम्ब्रियन एरा लगभग 1.5 से 2 बिलियन साल पहले हुआ, जब धरती पर जीवन अपने प्रारंभिक चरण में था। और ये रेंजेस कम ऊंचाई वाले दिखते हैं क्योंकि अरबों सालों के इरोजन ने इन्हें घिस दिया है, लेकिन जियोलॉजिकल रूप से ये इंडियन शील्ड के एक्सपोज्ड रूट्स है। एंशिएंट भारतीय साहित्य में अरावली शब्द सीधा सीधा तो कम मिलता है, पर इसका स्पष्ट संदर्भ मिलता है महाभारत और पुराणों में वर्णित अर्बुदाचल, आज के माउंट आबू के रूप में। इन ग्रंथों में वेस्टर्न भारत के वन पर्वत के क्षेत्रों को तपोभूमि और आश्रम भूमि बताया गया। मिडिवल राजपूत इतिहास में अरावली पहाड़ियां मेवाड़ जैसे राज्यों की प्राकृतिक रक्षा रेखा बनी रही, जबकि मुगल ग्रंथ N.A. अकबरी इन्हें अजमेर मेवाड़ के स्ट्रेटेजिक और मिनरल रिच हिल्स के रूप में दर्शाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट के
बिल्कुल शुरुआत में ही एक्नॉलेज किया कि अरावली प्लैनेट की सबसे पुराने जियोलॉजिकल फीचर्स में से एक है और इंडिया की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन रेंज है जो कि लगभग 200 करोड़ साल से पुराना है। मतलब ये हिमालय से भी पुरानी है और इतना पुराना होने के बावजूद भी ये एक्टिव प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। कोर्ट ने क्लियरली लिखा है कि अरावली का इकोलॉजिकल रोल सिर्फ जंगल या वाइल्ड लाइफ तक लिमिटेड नहीं है। ये क्लाइमेट को कंट्रोल करती है, बायोडाइवर्सिटी को सस्टेन करती है। इसका सबसे बड़ा काम थार डेजर्ट को रोकना। सुप्रीम कोर्ट ने खुद अरावली को एक ग्रीन बैरियर और इफेक्टिव शील्ड अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन कहा है। ये थार डेजर्ट की रेत और गर्म हवाओं को आगे बढ़ने से रोकता है, वरना ये डेजर्टिफिकेशन हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और एनसीआर तक पहुंच सकता है। आप इसे एक नेचुरल वॉल समझो। अरावली का दूसरा रोल और भी ज्यादा क्रिटिकल है। ये पानी संभालती है, जमीन को जिंदा रखती है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्नॉलेज किया कि अरावली लैंडस्केप के एक्विफायर्स नॉर्थ इंडिया के रिवर सिस्टम और वाटर रिचार्ज के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। सिंपल लैंग्वेज में अगर अरावली स्ट्रॉन्ग है तो हवा बेटर होगी, वेदर स्टेबल होगा, पानी की बचत होगी। अगर अरावली कमजोर पड़ गई तो AQI बढ़ेगा, यानी सिंपल भाषा में एयर क्वालिटी खराब होगी, हीट वेव्स बढ़ेंगे जिससे भीषण गर्मी पड़ेगी और जहां ग्राउंड वाटर ऑलरेडी बहुत कम है वहां पूरी तरह सूखा पड़ जाएगा। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल, आखिर अरावली का इशू इतना कॉम्प्लिकेटेड हो कैसे गया? प्रॉब्लम सिर्फ माइनिंग नहीं है, प्रॉब्लम है पहाड़ क्या है, इसकी लीगल डेफिनेशन की। हम और आपके लिए पहाड़ वही है जो दिखता है, लेकिन कानून के लिए पहाड़ वही है जो ऑफिशियली डिफाइंड हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में क्लियरली लिखा है कि अलग अलग स्टेट्स ने अरावली की अलग अलग डेफिनेशन बना रखी थी। कुछ जगह अरावली को हिल माना जाता था, कुछ जगह नहीं, कुछ जगह तो डेफिनेशन थी ही नहीं। सिंपल भाषा में बोलूं तो हरियाणा की अपनी डेफिनेशन, राजस्थान की अपनी और दिल्ली की अपनी डेफिनेशन। जब डेफिनेशन ही क्लियर ना हो तो एक्सप्लॉयटेशन का फुल चांस मिलता है। राजस्थान के केस में तो एक शॉकिंग बात पहले ही सामने आई थी। फॉरेस्ट बॉडीज ने कोर्ट को बताया था कि कुछ हिल्स लिटरली जमीन से गायब हो चुके हैं क्योंकि रिकॉर्ड पर वो हिल्स थे ही नहीं। इसी वजह से कोर्ट ने सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी CEC को इन्वॉल्व किया ताकि ये डिसाइड किया जा सके कि अरावली को कैसे डिफाइन किया जाए, कहाँ माइनिंग अलाउ होनी चाहिए और कहाँ बिल्कुल बंद। सोचो जरा, जहाँ असली में पहाड़ खड़े होने चाहिए थे वहाँ आज सिर्फ खाली जमीन बची है। तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला अब बहुत हो चुका। कोर्ट ने ऑफिशियली एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनवाई जिसमें MOEFCC, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स थे। यहीं से शुरू होता है वो जजमेंट जिसके ऊपर पूरा कंफ्यूजन और केओस हुआ। अगला सवाल आता है, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को कैसे डिफाइन किया? कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया और कोर्ट ने ऑफिशियली बोला अब पूरे इंडिया में अरावली की एक यूनिफॉर्म साइंटिफिक डेफिनेशन होगी। यही डेफिनेशन के 2 पार्ट्स हैं और पूरी कंट्रोवर्सी इसी पर है। रूल नंबर 1, 100 मीटर हाइट क्राइटेरिया। कोर्ट ने कहा अगर कोई लैंडफॉर्म अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ऊंचा होगा तो वो अरावली हिल माना जाएगा। इम्पोर्टेंट बात यह है कि 100 मीटर सी लेवल से कंपेयर नहीं होता, ये कंपेयर होता है लोकल ग्राउंड लेवल से। मतलब अगर एक एरिया फ्लैट है और उसके बीच में एक 110 मीटर एलिवेटेड प्लेटफॉर्म है तो वो हिल। अब यहीं पर एक टेक्निकल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है जिसे एक्सपर्ट्स लोकल रिलीफ कहते हैं। लोकल रिलीफ का मतलब होता है किसी पहाड़ी की हाइट को उसके आसपास की जमीन के लेवल से मेजर करना। और इसी पॉइंट पर कुछ एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स एक पोटेंशियल रिस्क की बात करते हैं। थ्योरेटिकली अगर लोकल ग्राउंड लेवल को आर्टिफिशियली चेंज किया जाए, जैसे जमीन को कट करना, लेवल करना या फिलिंग के थ्रू ऊपर नीचे करना, तो किसी पहाड़ी की रिलेटिव हाइट पेपर पर कम दिखाई जा सकती है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में बार बार कहा है कि प्रॉपर साइंटिफिक मैपिंग हो, जियो टैगिंग हो और इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट बॉडीज जैसे ICFRE इन्वॉल्व हो। क्लियरली मेंशन्ड इन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पैरा 18, 41, 46 एंड 50.4। रूल नंबर 2, 500 मीटर प्रॉक्सिमिटी रूल। कोर्ट ने ये भी बोला अगर 2 या 2 से ज्यादा हिल्स 500 मीटर के रेडियस के अंदर हैं तो उनके बीच का पूरा लैंडस्केप अरावली रेंज माना जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर एक बड़ी पहाड़ी है और उसके आसपास छोटी पहाड़ियां हैं तो वो सब भी मिलकर एक प्रोटेक्टेड बेल्ट बनाएंगी। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 100 मीटर वाली पहाड़ बचेगी। अगर वो किसी बड़ी पहाड़ के 500 मीटर के अंदर है तो वो भी अरावली का हिस्सा है। अब कोर्ट है तो आर्ग्यूमेंट्स तो होंगे ही, तो कोर्ट ने दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स को डिस्कस करते हुए ये भी देखा कि FSI का पुराना 2010 वाला मॉडल और स्टेट बेस्ड डेफिनेशंस दोनों ही इनकंसिस्टेंट थे। एक्सपर्ट कमेटी ने ज्यादा डिटेल्ड टेक्निकल मैपिंग सिस्टम दिया और कोर्ट ने उसको रीजनेबल और वर्केबल माना। यहीं से सोशल मीडिया पैनिक शुरू हुआ। 100 मीटर रूल से छोटी पहाड़ी बच ही नहीं पाएगी, छोटे हिल्स माइनिंग के लिए फ्री हो जाएंगे। अब
सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं। बहुत लोगों को लग रहा था कि कोर्ट ने 100 मीटर रूल लाकर माइनिंग ओपन कर दी, डेवलपर्स और माइनर्स को फ्री पास मिल गया, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में क्लियरली बोला है, अभी के लिए कोई नया माइनिंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। जब तक साइंटिफिक प्लान नहीं बन जाता, न्यू माइनिंग अलाउड नहीं है। ये कोर्ट के डायरेक्ट ऑर्डर पैरा 50.5 में साफ साफ मेंशन्ड है। मतलब सिंपल है, डेफिनेशन आई है क्लैरिटी के लिए, माइनिंग को परमिशन देने के लिए नहीं। कोर्ट ने ये भी बोला जो एग्जिस्टिंग लीगल माइंस ऑलरेडी चल रहे हैं वो बंद नहीं होंगे, लेकिन उन्हें स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल रूल्स फॉलो करने होंगे, उनकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होगी और अगर वायलेशंस हुए तो सीधा उस माइन बिजनेस पर कोर्ट का ताला मार दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जगह डिक्लेयर कर दी जहां माइनिंग कभी नहीं होगी। कोर्ट ने कमिटी की रिकमेंडेशन एक्सेप्ट की और कहा प्रोटेक्टेड एरियाज, टाइगर रिजर्व्स एंड कॉरिडोर्स, इको सेंसिटिव जोन्स, वेटलैंड्स एंड रामसार साइट्स के आसपास गवर्नमेंट प्लांटेशन एरियाज, ग्राउंड वाटर क्रिटिकल जोन्स लाइक गुरुग्राम, फरीदाबाद जहां पानी क्राइसिस है, यहाँ माइनिंग टोटली प्रोहिबिटेड है। सोशल मीडिया आउटरीच की बात करें तो लोगों का डर सिंपल है, 100 मीटर से छोटी पहाड़ी अरावली नहीं मानी जाएगी। मतलब छोटी हिल्स माइनिंग के लिए फ्री हो गई, 90% अरावलीज प्रोटेक्शन से बाहर हो जाएंगी। चलिए बैलेंस तरीके से दोनों साइड्स को समझते हैं। अब एक साइड एक्टिविस्ट का कंसर्न है, जहां एनवायरमेंटल ग्रुप्स का कहना है कि अरावली हिमालय जैसी टावरिंग माउंटेन रेंज नहीं है, ये बहुत पुरानी इरोडेड रेंज है जिसमें बहुत सी हिल्स 100 मीटर से छोटी है। तो अगर सिर्फ हाइट पर प्रोटेक्शन डिसाइड होगी तो बहुत सारे हिल पैचेस टेक्निकल डेफिनेशन से बाहर चले जाएंगे। दूसरी साइड में गवर्नमेंट का कहना है कि लोग सिर्फ 100 मीटर पढ़कर पैनिक क्यों हो रहे हैं। पूरा जजमेंट पढ़ेंगे तो समझेंगे कि सिर्फ हिल नहीं, रेंज प्रोटेक्ट हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो सिस्टम एक्सेप्ट किया है उसमें 100 मीटर की बड़ी पहाड़ी प्लस उसके आसपास 500 मीटर रेडियस वाली छोटी पहाड़ियां प्लस बीच में पूरा लैंडस्केप सब अरावली रेंज के अंदर आता है। अब सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड यहाँ कम्प्लीटली बैलेंस्ड है। यहाँ सबसे ऑनेस्ट चीज ये है कि कोर्ट ने एक्टिविस्ट की बात भी सुनी, कमिटीज का साइंस भी देखा, गवर्नमेंट का लॉजिक भी समझा और फिर कोर्ट ने एक मिडिल पाथ चूज किया। यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव भी अपने रीसेंट स्टेटमेंट में ये क्लियर करते हैं कि ओनली 0.19% ऑफ द टोटल 1.44 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया ऑफ अरावली कैन बी एलिजिबल फॉर माइनिंग। द रेस्ट ऑफ द अरावली इज प्रोटेक्टेड एंड सिक्योर। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आती है जो शायद आपने हेडलाइंस में मिस कर दी हो। 20 नवंबर को जो जजमेंट आया था उसके सिर्फ एक महीने बाद यानी 29 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने ही ऑर्डर पर टेम्पररी स्टे लगा दिया। कोर्ट ने कहा इस डेफिनेशन को इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें और सीरियस क्लैरिफिकेशंस चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा कि एक फ्रेश इंडिपेंडेंट हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनाई जा सकती है जो दोबारा से इवैल्यूएट करे कि क्या 500 मीटर प्रॉक्सिमिटी रूल से कंजर्वेशन एरिया श्रिंक हो रहा है। इसीलिए नेक्स्ट हियरिंग 21 जनवरी 2026 की फिक्स की गई है। तो अब सवाल उठता है सुप्रीम कोर्ट ने जो किया क्या वो गलत था या सही? क्या कोर्ट ने माइनिंग माफियाज को फ्री लाइसेंस दिया या फिर कोर्ट ने इमोशन से हटकर एक स्ट्रक्चर्ड, साइंटिफिक और अकाउंटेबल सिस्टम बनाया? क्या एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन देना गलत था? क्या कोर इको जोन्स को परमानेंटली प्रोटेक्ट करना कम था? क्या नई माइनिंग पर रोक लगाना भी कॉम्प्रोमाइज माना जाएगा? अगर साइंटिफिक रिपोर्ट सही बनी, अगर पॉलिटिकल प्रेशर काम आया और अगर इलीगल माइनिंग पर सच में एक्शन हुआ तो क्या ये डिसीजन अरावली के लिए टर्निंग पॉइंट बन सकता है? और अगर सिस्टम ने कॉम्प्रोमाइज किया तो क्या होगा? पानी कम होगा, हवा और ज्यादा खराब होगी और क्या अरावली सिर्फ टेक्स्ट बुक्स का एक नाम बनकर रह जाएगी? तो असली सवाल ये नहीं है कि कोर्ट ने क्या लिखा, असली सवाल ये है कि हम और सिस्टम उसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ये वीडियो आउटरीच के लिए नहीं था, ये पूछने के लिए था कि क्या हम सिर्फ हेडलाइंस देखकर फैसला करते हैं या जजमेंट पढ़कर समझते हैं। तो क्या आप सोचते हैं सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन अरावली के लिए सही डायरेक्शन था या फिर ये एक ऐसा फैसला था जो गलत इम्प्लीमेंटेशन के साथ स्लो डिजास्टर बन सकता है? कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग सिर्फ नैरेटिव्स नहीं क्वेश्चंस भी पूछें। इसी के साथ मेरा नाम है आस्था सिंह और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।